हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि यहाँ पे जैक बोर्ड का हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे थे, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए था। तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 एंड 2 को देख लिया था और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि हमारे सिलेबस के हिसाब से बताइए। तो मैं फर्स्ट वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बताया था कि मैं सारा का सारा यहाँ जो भी 16 चैप्टर है, ठीक है, अभी जो आपका सिलेबस है उसके पहले जो आपका सेशन था उसमें आपका कंप्लीट 16 चैप्टर बेसिकली ये सब रहते थे। तो मैं सारा का सारा यहाँ पे क्वेश्चन बैंक सभी का बता दूंगा। बाकी जो भी आपके सिलेबस में है, ये चीज़ मैंने पहले भी कहा था, तो उन सभी के वीडियोस अगर आप लोग चाहें तो सिर्फ उन्हीं के वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप लोग कैपेबल हैं, अगर आप लोग सक्षम हैं, तो पूरा का पूरा 16 चैप्टर का आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, जिसको भी देखना है वो आप यहाँ पे जो भी आपके सिलेबस में है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत रसायन। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट वन शॉट में देखने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके जैक बोर्ड में यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में दिया गया है और यहीं से क्वेश्चन लगभग आपके एग्जामिनेशन में आने हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को करना है। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को मिस नहीं करना है, मतलब बिना पढ़े इन सभी को नहीं जाना है। ठीक है, तो इसको आप लोग बार बार मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान में रखिए और अच्छे तरीके से सारा कंप्लीट कीजिए। जो भी दिक्कत है वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं और भी आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन। देखिए यहाँ पे क्या है कि सभी ने चैप्टर्स तो लगभग पढ़ ही रखे हैं अपने हिसाब से, जहाँ भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को इसलिए ले रहा हूँ ताकि उस वे से आप खुद को देखो और अपने जो है अपने तरीके से, जैसा जैसा आपने पढ़ा है उस तरीके से क्वेश्चन, बस कितने वन चैप्टर में एक चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो एक चैप्टर में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखने को अभी एवरेज मिल रहा है। तो 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप एक चैप्टर से कर लेते हो और अगर वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से कोशिश कीजिए कि कर लिया जाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को गवाए हुए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया कीजिए वीडियो को, ताकि उससे आपके दोस्तों को भी यहाँ से हेल्प हो सके। और जैसा कि अभी हम लोग बहुत ही जल्द 3000 फैमिली के करीब हैं, तो कम से कम आपका सपोर्ट बनेगा तो मुझे भी आगे मोटिवेशन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है इन वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज़ को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज़ है, यहाँ पे सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको सभी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा इसको स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ ताकि अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस आपको दिख जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, डाइल्यूशन इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीजेज, डाइल्यूशन डिक्रीजेज, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कहता जो मोलर कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रोलाइट का, वो इंक्रीज होता है, कब होता है? जब उसका डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तब होता है, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब होता है, डाइल्यूशन डिक्रीज करते हैं तब होता है, या इनमें से कोई नहीं। वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है, देख सकते हैं इन सभी को। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। जो जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। वेरी गुड, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि है डाइल्यूशन इंक्रीजेज। जब भी हमारा जो है डाइल्यूशन इंक्रीज होता है तब जो है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसको हमेशा याद रखना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। ठीक है, तो जैसे जैसे डाइल्यूशन हम लोग मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी उसका बढ़ जाएगा, आयन का संख्या वहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर करना है। तो हिंदी में भी जो है वो ए नंबर होगा आपका। एक बार क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ। विद्युत अपघटन विलयन की चालकता में वृद्धि होती है। जो विद्युत अपघटन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस जिसको हम लोग कहते हैं, वो विलयन की चालकता में वृद्धि कब करता है? जब तनुता में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है, तनुता में कमी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हम लोगों ने देखा वो ए नंबर देखा। जब तनुता हम लोग वृद्धि करते हैं तब वहाँ पे उसका जो है विद्युत अपघटन का जो विलयन का है वो चालकता क्या होता है, उसमें वृद्धि हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़े तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है न्यूमेरिकल दिया गया था। तो ये चीज़ आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे रहा। यहाँ पे बोला है कि EMF ऑफ अ सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, कौन कौन सा इलेक्ट्रोड है? निकेल Ni वाला है इलेक्ट्रोड। ठीक है, और एक आपका है कॉपर जो कि Cu वाला है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, उसका यहाँ पे EMF निकालना है जब यहाँ पे गिवन है आपका कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका
जो यहाँ पे है गिवन है, ये चीज़ आपको पता होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका दिया हुआ रहता है। तो वही चीज़ बोला है, ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है जब यहाँ पे निकेल और कॉपर का इलेक्ट्रोड दिया हुआ हो। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ई नोट सेल जो आपका दिया है निकेल का, वो आपका -0.25 वोल्ट दिया है। ई नोट यहाँ पे जो है कॉपर का दिया हुआ है वो है +0.34। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जब ई सेल हम लोग निकालते हैं, तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा ई नोट जो आपका है कैथोड वाला और माइनस में ई नोट आपका एनोड वाला। जब भी हम लोग लेते हैं वो कौन सा यहाँ पे लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रिडक्शन क्या होता है, वहाँ पे जो लॉस ऑफ उसका होता है, या फिर बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर में। जैसा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है निकेल का +2 है और यहाँ पे आपका 0 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी डिक्रीज होता है तो वहाँ पे रिडक्शन होता है, मतलब ये हमारा वैल्यू डायरेक्ट हम इसी को ले सकते हैं। अगले यहाँ पे बात करें तो आपको जैसा कि पता है कि रिडक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, वेरी गुड, कैथोड पे होता है। तो ये तो हमारा कैथोड का हुआ, इसका रिडक्शन ही लेना होता है, तो हम लोगों ने इसी को ले लिया। अब हमको पता है कि एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है, ये चीज़ पता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉपर का अगर देखें तो कॉपर 2+ से 0 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जबकि हम लोग एनोड के लिए क्या जानते हैं कि एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा रिडक्शन है, लेकिन हमको यहाँ पे लेना है उसका क्या लेना है, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, लेकिन हमको लेना होता है रिडक्शन वैल्यूज़। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका चेंज हो जाएगा, ये चीज़ आपने जाना होगा। तो उस हिसाब से आपका जो है यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा 0.09 वोल्ट, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ रहे हैं किस तरीके से आएगा। यहाँ पे जब इसका चेंज करेंगे, मान लीजिए आपका -0.25 अगर आपका आता है और हम लोग फिर माइनस में जाते हैं, और ये जो प्लस वाला वो अब चेंज हो जाएगा, वो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, क्योंकि हम लोग उसका रिडक्शन पोटेंशियल को लेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन पूछा हुआ रहता है, तो उस हिसाब से इसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग देखें तो -0.25 और इधर से +0.34, जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 4 में यहाँ पे 5 कुछ इस तरीके से जाएगा, 14 में 5 तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 में कितना जाएगा, 2 तो 0, और कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आपका सेम रहा क्योंकि ये रिडक्शन ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो हमारा एनोड होता है वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेशन में चेंज कर लिए। और जब भी आपका ई ऑक्सीडेशन में अगर हमको करना होता है तो माइनस का ई रिडक्शन होता है, जो भी माइनस में यहाँ पे रिडक्शन दिया हुआ है उसका, सॉरी यहाँ पे जो भी रिडक्शन में वैल्यू दिया उसका नेगेटिव आपको करना होता है, और कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको फिर से मैंने क्या क्या बात बोला उसको अच्छे तरीके से आप लोग देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रोड चेंज कर दे, या फिर नॉर्मली तो दे दिया जाता है, कॉपर का दे दिया जाए, सिल्वर का दे दिया जाए, ठीक है, जिंक का दे दिया जाए, तो यही सब मेजर देखने को मिल जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है एज इट इज देखने को मिल जाए। तो आपका कुछ इस तरीके से ये आपका सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए डिटेल में ले रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे इनमें दिमाग लगाना होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या होता है, मान लीजिए हमारा ये देख सकते हैं यहाँ पे निकेल कुछ इस तरीके से 2+ से जा रहा है हमारा निकेल में, ठीक है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लेकिन यहाँ पे 0 हो रहा है। और जब भी हमेशा याद रखना है, जब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिक्रीज होगा तो वहाँ पे हमारा रिडक्शन होगा। और इसी का उल्टा अगर हम लोग बात करें, अगर इधर से हमारा जा रहा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे निकेल था, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये तो उल्टा हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से ये हमारा निकेल है, यहाँ पे 0 से था और ये हमारा कुछ इस तरीके से +2 में जा रहा है, मतलब वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और हमेशा याद रखना है जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पे हमारा एनोड को हम लोग देखते हैं, ये पहला बात। जब भी रिडक्शन हमारा होगा तो वो हमारा कहाँ पे दिखेगा, कैथोड पे दिखेगा। और जब भी आपका कुछ इस तरीके से फॉर्मूला ई सेल का जो लगता है, इसको साफ सुथरा लिख देते हैं। ई सेल का फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं, बेसिकली ई नोट सेल में बोल सकते हैं, तो ई नोट जो हमारा कैथोड में होता है माइनस ई नोट हमारा एनोड में होता है। तो कैथोड और एनोड यहाँ से आप लोगों को देख लेना है कि क्या हो रहा है। अगर आपका रिडक्शन है तो आपका क्या हो जाएगा, वेरी गुड, आपका हो जाएगा कैथोड। और जब भी एनोड हम लोग लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और एक चीज़ और
वो जो सबसे बड़ा चीज़ था। यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि रिडक्शन में दिया, तो इसलिए जब भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग जब लेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे, जो यहाँ पे टर्म दिया उसी को लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कैथोड की बात की जाए तो वहाँ पे हमारा रिडक्शन देखेंगे, तो ये तो हमारा रिडक्शन में ही है, क्योंकि प्लस से हमारा 0 हो जा रहा है तो रिडक्शन हो गया। यहाँ पे एनोड वाला था तो यहाँ तो हमारा होना चाहिए 0 से +2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कॉपर 2 प्लस से 0, इसलिए हम लोगों ने जो ये +0.34 था, इसलिए हम लोग इसको क्या मान लिए, -0.34 वोल्ट। बस इतना ही करना है, इस तरीके से आपका आ जाएगा, इससे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो भी हिंदी वाले भी हैं तो इसी वजह से आप लोगों को भी बनाना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से पूछा गया है, हाउ मैनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3+ से यहाँ पे Al3+ से जो हमारा Al में जा रहा है, मतलब एल्युमिनियम 3+ से एल्युमिनियम में जा रहा है, तो वहाँ पे कितना कूलम जो है चार्ज रिक्वायर्ड होगा उसके रिडक्शन के लिए Al3+ से Al में। तो इसका मैंने यहाँ पे जो है आप लोगों को एक लिंक दूंगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो उसको आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। उसमें में भी आपका क्वेश्चन नंबर जो ऑब्जेक्टिव में वहीं पे देखने को मिल जाएगा। उसको मैंने डिटेल में वहाँ पे आप लोगों को बताया है, तो एक बार उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस यहाँ पे आपका दिया होगा। जैक बोर्ड 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आपका जो है इम्पोर्टेंट है, ये आपका जैक बोर्ड कब पूछा गया है, जैक 2023, जो कि आपका पिछले बार यहाँ पे जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ और आप लोग अच्छे तरीके से वहाँ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है इस तरीके से। ठीक है, डिटेल में आप लोग एक बार वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, 2023 में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसमें पूछा गया है कि फॉर अ सर्टेन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, किसी सर्टेन रेडॉक्स रिएक्शन के लिए ई नॉट इज पॉजिटिव, अगर ई नॉट पॉजिटिव है दिस मीन्स दैट, तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा जी इज पॉजिटिव एंड के ग्रेटर देन 1। ठीक है, डेल्टा जी पॉजिटिव है या फिर के ग्रेटर देन 1 है, डेल्टा जी पॉजिटिव है और के लेस देन 1 है, डेल्टा जी नेगेटिव है और के ग्रेटर देन 1 है, डेल्टा जी नेगेटिव है और के लेस देन 1 है। तो इसका आप लोगों को बताना है इसका मतलब क्या है जब ई नॉट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका यहाँ पे आंसर जो है मैं बता दे रहा हूँ, इसका आप लोग फॉर्मूला जो है पढ़े होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर याद रखना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे 2 ही टर्म होता है बेसिकली, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। तो इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा जी नोट जो है नेगेटिव हो जाएगा और के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। वहीं पे अगर ई नोट नेगेटिव रहता तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर जो है कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ भी बी हो जाएगा। ठीक है, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए ई नोट का अगर धनात्मक अगर देखने को मिलता है तो उसका डेल्टा जी नोट क्या हो जाता है, हाँ यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। ये अगर पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये अगर नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरीके से 4th नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आपको आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और पिछले साल आए हुए भी है। आप क्वेश्चन बैंक आपके पास यदि हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पूछा गया है कि सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन, सेल रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा, जब ई नोट रिडक्शन इज नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, ई नोट ऑक्सीडेशन इज पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखना जब भी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की बात किया जाए तो यहाँ पे इसका जो है कुछ भी ई नोट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मतलब यहाँ पे इन सभी से नहीं रहता है। ठीक है, बेसिकली मतलब आपका रहता है यहाँ पे डेल्टा जी वैल्यू से। ठीक है, तो जब भी आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो डेल्टा जी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेल्टा जी हो जाएगा आपका नेगेटिव। हमेशा याद रखिएगा डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तब आपका जो है रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। और यदि आपका डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये 2 बात याद रखना, दोनों में से आपका कोई भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। वही हिंदी में भी दिया गया है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। इसका भी यहाँ पे राइट आंसर कुछ इस तरीके से डेल्टा जी नोट ऋणात्मक होगा तभी वहाँ पे उसका जो है देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। हिंदी में यहाँ पे एक बार देख लीजिए, सेल अभिक्रिया स्वतः मतलब खुद ब खुद वो चीज़ चलेगा। ठीक है,
कब? जब डेल्टा जी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, हिंदी में ऋणात्मक, और बेसिकली हम लोग उसको नेगेटिव बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया है, न्यूमेरिकल, इसको आप लोग देख सकते हैं। कहता है इफ़ 96500 कूलम, इतना कूलम मान लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन से अगर पास करता है तो इट विल लिबरेट, मतलब कि कितना ग्राम यहाँ पे कॉपर जो है लिबरेट करता है, यही चीज़ पूछा गया है। तो इसका जो यहाँ पे है एक्सप्लेनेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि यहाँ पे है कि ई रिडक्शन ऑफ 3 मेटल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है बेसिकली A, B, C, R रिस्पेक्टिवली इतना 0.5 वोल्ट, -3.0 वोल्ट, -1.2 वोल्ट। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल इज, तो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर का यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर जो होता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसी का यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ई नॉट रिडक्शन दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे किस में, ऑक्सीडेशन में। तो इसका जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, -0.5, इसका जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, मतलब +3.0, और इसका माइनस जो है ये भी प्लस हो जाएगा, मतलब 1.2। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, उसी का रिड्यूसिंग पावर भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका हो जाएगा, -3.0 तो चेंज हो गया, अब वो हो गया कितना, 3.0 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है उसका यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा। उसके बाद आपका बात किया जाए तो -1.2 वो चेंज हो गया किस में, 1.2 में, तो सी का उसके बाद हो गया। उसके बाद आपका 0.5 जो होगा माइनस में, क्योंकि वो चला गया तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा जो आपका बी होगा सबसे पहले, फिर सी, फिर ए। तो ऐसा आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसलिए ये आपका जो है राइट आंसर हो गया। ठीक है, हिंदी वाले भी यहाँ पे इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, इसमें 3 धातु दिया गया है, ई नोट रिडक्शन जो है कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो इसमें अपचयन शक्ति पूछा है, तो जिसका ई नोट ऑक्सीडेशन आपका ज़्यादा होगा उसी का यहाँ पे अपचयन शक्ति क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे ई नोट रिडक्शन में दिया है तो आपको चेंज कर लेना है ऑक्सीडेशन में, जैसा कि मैंने बताया वहाँ पे साइन जो भी यहाँ पे प्लस वाला उसको माइनस और माइनस वाला को प्लस, तो जिसका ज़्यादा वैल्यू आएगा उस हिसाब से आपका अपचयन शक्ति लिख देना है। ठीक है, हिंदी में कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम लोग। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम इतना Al2O3 इज। तो यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 3 फैराड। कैसे आएगा आपको पता है तो ठीक है, और नहीं तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, इसको मैं अगले वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, जो यहाँ पे दिक्कत हो रहा है कोशिश कर रहा हूँ मैं जहाँ तक हो सके समझाने का। बाकी अगर किन्हीं क्वेश्चन में भी दिक्कत हो तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं, उसको मैं अगले वीडियोज़ में पहले ले लूँगा, उसके बाद वहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अगला यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, ये चीज़ यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इसमें यहाँ पे बोला गया है कंडक्टिविटी इक्वल टू खाली जगह इनटू सेल कांस्टेंट। जो कंडक्टिविटी होता है उसका क्या होता है फॉर्मूला, खाली जगह यहाँ पे दिया, इनटू सेल कांस्टेंट तो दे दिया, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन दिया गया रेजिस्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी। तो आप लोगों को इसका जो है आंसर बताना है। ठीक है, तो जो आपका कंडक्टिविटी होता है वो आपका क्या होता है, कंडक्टेंस और इनटू सेल कांस्टेंट, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये जो कंडक्टेंस होता है इनटू सेल कांस्टेंट होता है G*, इसको हम लोग बोलते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दोनों मिला के इसका जब मल्टीप्लिकेशन होता है कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट का, तब जाके हमारा कंडक्टिविटी बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब चालकता इक्वल टू हो जाएगा चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से पूछा गया है। इसको मैंने डिस्कस किया था, जो भी यहाँ पे मॉडल सेट्स वगैरह चैनल पे पहले से अवेलेबल है उनमें बहुत बार ये चीज़ रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज। जो सेल कांस्टेंट का यूनिट है वो क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। मतलब हिंदी में देखें तो सेल स्थिरांक का मात्रक पूछा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपके दिए गए हैं, पर ओम पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर ओम सेंटीमीटर, और डी नंबर में आपका पर सेंटीमीटर। तो इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा,
वेरी गुड। यहाँ पे इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकते हैं या फिर पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो 10 थे यहाँ पे आप लोगों का हो गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था जो पूछा गया उस अगले सेक्शन से, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें आप लोगों को 1 वर्ड में भी आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 की बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ इस तरीके से बोला गया है, एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। मतलब रेजिस्टेंस आर और कंडक्टिविटी जो है जिसको लोग कापा कहते हैं, तो उसके बीच यहाँ पे जो है आप लोगों को रिलेशनशिप बताना है। वही हिंदी में दिया है, प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता में संबंध बताइए या फिर दर्शाइए। तो कुछ इस तरीके से इसका अगर आंसर की तरफ हम लोग बात किया जाए तो आंसर आपका कुछ इस तरीके से होता है, जो आपका कापा होता है इक्वल टू होता है यहाँ पे 1L/R AR, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कापा इक्वल टू कुछ इस L/A × R। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपका हो जाता है, जहाँ पे L/A को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं या फिर इसको सेल स्थिरांक जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं। मतलब मेन आपका जो है यहाँ पे आंसर यही चीज़ था, कापा इक्वल टू L/R × A। आप जानते ही होंगे, मेन तो आपका यहाँ पे इससे मतलब था। तो यही आपका इतना भी अगर आप लिख देते, जो भी यहाँ पे मैं घेर रहा हूँ, इतना भी अगर लिखते तो ये आपका आंसर था। यहाँ पे थोड़ा आप लोग दिखा देते तो और अच्छे तरीके से फुल में फुल मिल जाएगा कि जहाँ पे L/A को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं, मतलब उसको G* से अभी हम लोग दिखा ही रहे थे पीछे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 12 की तरफ, तो आंसर मैं साथ के साथ ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, मतलब विशिष्ट चालकता या चालकता को परिभाषित कीजिए। तो हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यहाँ पे लिखा भी गया है, इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर उसको हम लोग कंडक्टिविटी भी कहते हैं, तो वह क्या होगा कि कंडक्टेंस होगा इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ इस तरीके से भरे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जब डिस्टेंस जो है ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ, ठीक है, जब 1 सेंटीमीटर इसका इलेक्ट्रोड के बीच, एक इलेक्ट्रोड यहाँ एक इलेक्ट्रोड यहाँ, तो यहाँ से यहाँ के बीच अगर डिस्टेंस ट्रेवल करता है जो कि 1 सेंटीमीटर होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ये यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपका होगा वो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे या फिर कंडक्टिविटी कहेंगे। वही चीज़ हिंदी में भी लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। विशिष्ट चालकता वह चालकता है जब इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, यह हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरीके से, ये चीज़ यहाँ पे आप सीख गए तो अच्छे तरीके से और भी क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। कहता है डेपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन द सेल रिएक्शन। यहाँ पे आपका जो है सेल रिएक्शन दिया गया, उसमें से गैल्वेनिक सेल का आपको रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका जो है कॉपर 2 Ag यहाँ पे इधर से आ रहा है और Ag, और कुछ इस तरीके से Cu2+, मतलब कॉपर का यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, और यहाँ पे सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, एनोड पर। यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, कैथोड पर। बीच में हमारा क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है। तो कुछ इस तरीके से A-B-C हम लोग ट्रिक में पढ़े ही होंगे चैप्टर में। ए से आपका एनोड, बीच में आपका साल्ट ब्रिज रहेगा और सी तरफ आपका कैथोड। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन वाला चीज़ हम लोग किधर लिखेंगे, एनोड की तरफ लिखेंगे, और जो आपका रिडक्शन वाला पार्ट है वो किधर लिखेंगे, कैथोड की तरफ लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का। कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो इसको इसीलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा गया। आप लोग ध्यान से देखिए कि कुछ इस तरीके से आंसर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कॉपर से कॉपर 2+ जो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन जहाँ होता है उसको एनोड कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा A हो गया, B हमारा साल्ट ब्रिज, ये जो 2 लाइन यहाँ पे दिया गया उसमें हो गया। और कैथोड पे हमारा हमेशा जो होता है क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का हो रहा है। देख सकते हैं Ag+ से 0 में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे Ag+ से Ag में जा रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ये मान लीजिए कॉपर फर्स्ट इधर दिया था, तो यहाँ पे एक लाइन आप लोगों को दिखाना है जिसका इसका चेंज दिखाना है फेज का। उसके बाद कॉपर 2+ में जा रहा है तो इधर Cu2+ लिख देना। ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब बड़ा सा 2 लाइन साथ में दे देना है यहाँ पे, इसको मतलब B मतलब सॉल्ट ब्रिज यूज किया गया। दूसरा एनोड की तरफ, सॉरी मतलब कैथोड की तरफ यहाँ पे देखेंगे
तो सिल्वर यहाँ पे Ag प्लस, यहाँ पे 2 3 जो भी रहे उससे मतलब हमारा नहीं होता है, यहाँ पे सिंपल उसका लिख देना। तो Ag प्लस से हमारा कहाँ जा रहा है, Ag में जा रहा है, जो कि ये हमारा क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से कैथोड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ अगर देखें, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ इस तरीके से 14th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है एग्जामिनेशन में, अगर ये चैप्टर आपका सिलेबस में और बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिलेबस में है। ठीक है, बोला व्हाट फ्लोज इन द इंटरनल सर्किट ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के जो इंटरनल सर्किट होता है उसमें क्या फ्लो होता है, तो इसका सीधा सा आंसर है आयन फ्लो होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह जो होता है ये चीज़ें क्या होता है, फ्लो होता है। मान लीजिए करंट हमारा, तो उसमें क्या होता है, जो है इलेक्ट्रॉन ही पास होता है। ठीक है, चार्ज ही पास होता है। ठीक है, ये चीज़ बोला है, मतलब आयन इसमें पास होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेना है। गैल्वेनिक सेल आंतरिक परिपथ के अंदर जो है आयन प्रवाहित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि व्हेन द सेल रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम, जब जो है सेल रिएक्शन वो इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लेता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, शून्य होता है, तो आंसर तो यहाँ पे मैंने दिखा ही दिया। ठीक है, इसका शून्य हो जाता है। जब भी आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो वहाँ पे किसी भी तरीके का चेंज नहीं देखने को मिलेगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, तो वहाँ पे चेंज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है जीरो होता है, हमेशा याद रखिएगा। कहीं एक तरफ ज़्यादा कम हो तब तो वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना, दोनों तरफ जब हम लोग बराबर कर देंगे तो वहाँ पे जीरो आ जाएगा, चेंज तो कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है कि साइन ऑफ डेल्टा जी फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए डेल्टा जी का साइन क्या रहता है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। विद्युत अपघट सेल में डेल्टा जी का संकेत क्या होता है, तो इसका जो है आंसर आपका होता है पॉजिटिव। ठीक है, जब भी आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे तो डेल्टा जी का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाने लायक है क्वेश्चन ये, तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, शुद्धिकरण क्या है। थोड़ा इसमें मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा हिंदी में, तो इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या है, ये चीज़ पूछा गया है। कहता था प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक कवर ओवर आयरन इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं, कोई भी जो जंग लग जाता है किसी भी मतलब आयरन मटेरियल में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आयरन का जिंक का जो है उस पर कवर कोट कर दिया जाता है, मतलब जिंक का कोटिंग कर दिया जाता है, जिसको ही हाँ हिंदी में इसका जो है आपका असद लेपन इसको में भी बोला जाता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो गैल्वेनाइजेशन वही है जो प्रोसेस है कोटिंग जिंक कवर का, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, उसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अच्छे तरीके से इतना भी याद रखिएगा तो आप आसानी से लिख लीजिएगा। ठीक है, लोहे या इस्पात के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही असद लेपन कहते हैं, या फिर असदीकरण यहाँ पे दिया गया, इसको आप लोग देखिएगा थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यहाँ पे एक्सप्रेस करना रिलेशन किसके बीच, कंडक्टिविटी कप्पा के बीच और मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम लोग लैम्डा एम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं इसके बीच। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका जो है फॉर्मूला दिया गया है, तो यही जो है आपका रिलेशन होता है लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। यहाँ पे इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा। इसके बारे में भी मैं यहाँ पे दिया होगा, मैं भी देख सकते हैं। ठीक है, नहीं दिया है बट कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, ये तो आपका कंडक्टिविटी हो गया, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका हो गया। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने बात किया। अब यहाँ पे जो है अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसकी तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी फैराडे ऑफ चार्ज आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट
1 मोल Cr2O7 का पावर -2 2 Cr3+। ठीक है, क्रोमियम जो भी यहाँ पे है ऑक्सीडेशन स्टेट में, इससे अगर इसको चेंज करना है तो उसके लिए कितना फेराडे ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड होगा, ये चीज़ पूछा गया है। वही बोला गया है कि 1 मोल इतना क्रोमियम जो है क्रोमियम 3+ में बदलने के लिए कितना फेराडे आवेश का आवश्यकता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से हम लोग देखें तो Cr2O7 -2 से अगर Cr+2 में, मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में गया है और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ इस तरीके से क्रोमियम देख सकते हैं यहाँ पे 6+ में रहेगा। बेसिकली इसको अगर हम लोग निकालें, आप लोग निकालने तो जानते ही होंगे, Cr2O7 -2 अगर निकालें तो इसको हम लोग x मान लेंगे तो 2x यहाँ पे हो जाएगा और प्लस में -2 आपका होता है ऑक्सीजन का, तो कुछ इस तरीके से 7 2 जा वहाँ पे हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो माइनस में आपका 14 हो जाएगा और इक्वल टू कुछ इस तरीके से -2 हो जाएगा। ठीक है, जब ये उधर चला जाएगा तो आपका बेसिकली 12 हो जाएगा और 2 से जब उसको हम लोग काटेंगे तो कुछ इस तरीके से 6 हो जाएगा। मतलब इस पे +6 चार्ज था और इस पे कुछ इस तरीके से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, कितना का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का बेसिकली चेंज देखने को मिल रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, एक चीज़ आप लोग याद रखिए, अगर 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो 1 फेराडे, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो बेसिकली उसका बता क्या रहा है, मोल ही बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का जो है कुछ इस तरीके से आवश्यकता हुआ, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 6 फेराडे। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले देखना है वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन का चेंज देख लेंगे। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है तो भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वे से आप लोगों को निकालना है। तो सारा चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, सारा चीज़ पता होना चाहिए। मतलब रेडॉक्स चैप्टर आपका जो है क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था उसको एकदम एज इट इज़ अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना यहाँ पे पड़ रहा है। तो ये चीज़ आप अगर कर लिए होंगे तो अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखें तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए तो यहाँ पे पूछा गया है कि इफ़ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर करंट अगर जो है फ्लो होता है थ्रू अ मेटालिक वायर। ठीक है, एक मेटालिक वायर से इतना एम्पियर करंट पास होता है, कितने समय के लिए, 3 आवर्स के लिए, 3 घंटे के लिए। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तब कितना इलेक्ट्रॉन जो है वुड फ्लो थ्रू द वायर, तो कितना यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन उस वायर से पास हुआ। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, करंट अगर 1.5 पास हो रहा है मेटालिक वायर से 3 घंटे के लिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फ्लो हुआ है उस वायर से, यही चीज़ आपको पूछा गया। तो जो भी चीज़ दिया है सबसे पहले उसको हम लोग लिखेंगे, तभी तो वहाँ से याद आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे आपका करंट दिया है आई, जिसको हम लोग बोलते हैं 1.5 एम्पियर, कैपिटल ए से हम लोग जो है कुछ इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे टाइम आपका 3 आवर दिया है, तो आवर को हम लोग जानते हैं कुछ इस तरीके से ऐसा यूनिट में चेंज कर लें तो सेकेंड में अगर हम लोग करें तो 3 × 60 × 60 आपका सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ तो जो भी है यहाँ पे दे दिया, धारा यहाँ पे आई दे दिया, टाइम इसका इतना यहाँ पे दे दिया। अब हम लोगों को बोला है कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होगा, तो आई और टी दिया, तो वहाँ से हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं, पहला काम। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Q = I/T। तो Q का यहाँ पे सबसे पहले आवेश का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, चार्ज का वैल्यू। तो I तो हमारा 1.5 आए, इसको हम लोग लिख दिए। ये टोटल आपका जो टाइम आए इसको लिख दिया। तो ओवरऑल जब हम लोग निकालें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से 16200 कूलम कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, चार्ज हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रॉन का, बेसिकली कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है मोल में ही हम लोग देखेंगे। तो बोलता है कि जब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग जानते हैं 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना कितने के लिए, इतना के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग इतना जानते हैं, ठीक है, इतना कूलम जानते हैं, या फिर इतना कूलम बराबर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जितना हमारा आया था यहाँ पे कूलम, उसको और इतना यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये जो है कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गया, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, चार्ज निकालना है। चार्ज से ही हमको पता चलेगा उसको जो है इलेक्ट्रॉन के रूप में उसको दिखाना है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। इसलिए अगर 1 कूलम की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई इतना,
लेकिन हम लोगों को निकालना कितना के लिए 16200 कूलम के लिए, इसलिए वहाँ पे उसको क्या करेंगे ऊपर आपका चला जाएगा। तो आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पे आपका लिखा गया है, इस सेंटेंस को देखिए जो यहाँ पे मैं घेर रहा हूँ, अगर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इतना अगर कहें या फिर 1 कूलम के लिए बोलें, इसका उल्टा अगर कर दें, यहाँ पे इसको 1 मान लें तो इसके नीचे यहाँ पे चला जाएगा ये चीज़, लेकिन यहाँ पे 1 के लिए नहीं चाहिए, कितना के लिए चाहिए 16200 कूलम के लिए चाहिए, तो इसलिए ये चीज़ हमारा ऊपर चला जाएगा। जब इसका हम लोग कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.01 इंटू 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 20 नंबर का। अब यहाँ पे 21 की तरफ देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बेसिकली सेम क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला कि मच मेटल विल बी डिपॉजिटेड, कितना मेटल जो है डिपॉजिट कर जाएगा, मतलब वहाँ पे जमा हो जाएगा, व्हेन अ करंट ऑफ 12 एम्पियर इज पास थ्रू द सेल फॉर 3 आवर। ठीक है, यहाँ पे उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बोला यहाँ पे बोला गया है कि कितना जो है मेटल डिपॉजिट करेगा जब करंट हम लोग 12 एम्पियर पास करेंगे, कितने समय के लिए, सेल में 3 घंटे के लिए। ठीक है, जेड का वैल्यू यहाँ पे इन्होंने दे दिया कुछ इस तरीके से, जेड इक्वल टू 4 इंटू 10 का पावर -4। तो यहाँ पे इसका हम लोग देखते हैं सबसे पहले, तो जो भी चीज़ यहाँ पे दिया है इसको यहाँ पे लिखा गया है। करंट जो कि I बराबर 12 एम्पियर दिया है, टाइम यहाँ पे फिर से 3 घंटा दिया गया, तो इसको सेकेंड में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे बोला है कि कितना जो है मेटल जो है डिपॉजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले W हम लोगों को मतलब निकालना होता है। ठीक है, तो W इक्वल टू होता है Z इंटू I इंटू T। ठीक है, तो सारा का वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 51.8 आपका ग्राम यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जो कि इतना 51.8 ग्राम मेटल जो है डिपॉजिट होगा जब करंट हम लोग 12 एम्पियर पास करेंगे, कितने समय के लिए, 3 आवर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से वही चीज़ समझना था। यहाँ पे क्वेश्चन में जिस तरीके से बोला जेड दिया है, आई दिया है, टी दिया है, मतलब टाइम दिया है, तो जेड इक्वल टू वही होता है कि नहीं, कुछ इस तरीके से डब्ल्यू इक्वल टू फॉर्मूला यहाँ पे लगाना आना चाहिए कि डब्ल्यू इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, ये फॉर्मूले पर आपका जो है कंप्लीट, मतलब डब्ल्यू वहाँ पे जो भी है डिपॉजिट कर रहा है ये चीज़ निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि वाई ऑन डाइल्यूशन द लेमडा एम ऑफ इतना एसिटिक एसिड इंक्रीजेज ड्रास्टिकली। कहता है जब डाइल्यूशन हम लोग करते हैं तो लेमडा एम जो है उसका उसमें जो है चेंज आता है, एसिटिक एसिड का ड्रास्टिकली चेंज आ जाता है। ठीक है, अचानक बढ़ जाता है। वाइल ऑफ CH3COONA एसिटेट यहाँ पे जो भी है इंक्रीजेज ग्रेजुअली। ठीक है, सोडियम एसिटेट, जबकि सोडियम एसिटेट जो होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, ऐसा क्यों, ये चीज़ पूछा गया है। जब डाइल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन को समझिए, जब डाइल्यूशन करते हैं तो जो एसिटिक एसिड है उसका जो लेमडा एम वैल्यू है, ठीक है, लेमडा एम वैल्यू है वो चीज़ यहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं एसिटेट, सोडियम एसिटेट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है थोड़ा मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, वहाँ पे अचानक बढ़ जाता है लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ जाता है डाइल्यूशन करने पर। तो ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ पूछा गया। तो आंसर इसका यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया है कि एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एसिटिक एसिड कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। देयर फॉर द, आगे यहाँ पे देखते हैं, देयर फॉर द नंबर ऑफ, कुछ इस तरीके से आप लोग देखिए, देयर फॉर द नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यही जो है मेजर पॉइंट्स होते हैं, इन सभी को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वही बोला कि नंबर ऑफ आयन इंक्रीज कर जाता है जब डाइल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड में किसके कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है इंक्रीज हो जाता है, अल्फा का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ही यहाँ पे उसका नंबर ऑफ आयन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। मतलब कुछ इस तरीके से एसिटिक एसिड है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से हम दिखाते हैं। ये हमारा एसिटिक एसिड है, कुछ इस तरीके से वाटर में जब उसको ऐड किए तो कुछ इस तरीके से एसीटेट में और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन में कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसी कारण से यहाँ पे जो है इसका क्या होता है, ड्रास्टिकली जो है डाइल्यूशन करने पर लैम्डा एम का वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि इसका जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ लिखा गया है। CH3COOH एक कमज़ोर विद्युत अपघट्य है, तनुकरण करने पर इसका आयनों की संख्या में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, जिसमें वियोजन की मात्रा बढ़ती है। कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूछा गया है
कि आइडेंटिफाई द कैथोड एंड एनोड इन द सेल रिटेन बिलो। जो सेल रिएक्शन नीचे बेसिकली लिखा गया उसमें से आपको कैथोड और एनोड को पहचानना है। तो कैथोड एनोड मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी इसलिए ज़्यादा मैंने वहाँ पे डिस्कस किया। कैथोड पे हमारा क्या होता है बेसिकली क्या होता है, हाँ रिडक्शन होता है, लेकिन एनोड पे हमारा क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो जहाँ भी आपका रिडक्शन दिखे और जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन दिखे, रिडक्शन जहाँ दिखे उसको कैथोड और ऑक्सीडेशन जहाँ दिखे उसको एनोड बोलेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा गया है, देख लीजिए यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो ये आपका जो है 0 से +2 में जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब वो क्या जाएगा एनोड में, इसलिए फर्स्ट यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पे एनोड में चला गया। सेम एज इट इज जो मैंने पीछे बताया वही यहाँ पे सारा का सारा लिखा गया है। अब माइनस से 0 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कैथोड में ये चला जाएगा कुछ इस तरीके से। बस यही याद रखना है, ये आपका कुछ इस तरीके से आपका हो गया। जो भी कॉपर 2+ में कब जाता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करता है लॉस कर देता है। Cl2 Cl- में कब जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आंसर हुआ, बस आपको समझना था मेजर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ यहाँ पे बढ़े हैं। तो कहता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज इतना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका दिया गया इतना पर ओम पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, ये चीज़ पर ओम पर सेंटीमीटर जो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। व्हाट विल बी द मोलर कंडक्शन। ठीक है, मोलर कंडक्शन क्या होगा, तो ये चीज़ पूछा गया। तो सबसे पहला जो टर्म यहाँ पे दिया गया इसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, फिर हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कहता है गिवन मोलरिटी M इक्वल टू कैपिटल M हमेशा याद रखना लिखना है 0.1 मोलर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कप्पा बोलते हैं 1.01 10⁻⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर। मोलर कंडक्टेंस यहाँ पे हम लोग को निकालना है, तो कुछ इस तरीके से लैम्डा M इक्वल टू हो जाता है K × 1000/m हो जाता है। तो K का वैल्यू लिखेंगे 1000 लिखेंगे और M का वैल्यू लिखेंगे, तो सारा का सारा हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेजर आपका क्या है, ये जो आपका फॉर्मूला है, जितना यहाँ पे फॉर्मूला पीछे बताते हैं सारा चीज़ करते जाइएगा। और बेसिकली क्वेश्चन सेम इस टाइप के अगर आ जाए तो अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 जो कि पहले भी पूछा जा चुका है जैक बोर्ड में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आप लगा लीजिएगा कुछ इस तरीके से MI मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कुछ इस तरीके से 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। व्हाट इज साल्ट ब्रिज, राइट इट्स फंक्शन। साल्ट ब्रिज क्या है, मतलब लवण सेतु, सेतु मतलब बांध ही होता है, ब्रिज ही होता है पुल। ठीक है, इसका कार्य लिखें। साल्ट ब्रिज क्या है, इसका कार्य लिखना। तो इसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखा गया है साल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ ग्लास U टाइप, मतलब कुछ इस तरीके से। इसको तो बेसिकली ऐसे दिखाना, मान लीजिए ये हमारा 2 बीकर कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से साल्ट ब्रिज लगा हुआ होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, इससे इसको मतलब यहाँ पे कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं, इससे ये यहाँ पे बल्ब लगा दीजिए, कुछ इससे जुड़ा हुआ रहता है, ये इसको यहाँ पे इससे कनेक्ट करता है। वही चीज़ बोला गया है कि साल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ ग्लास U ट्यूब कंटेनिंग सेमी सॉल्ट पेस्ट ऑफ आइदर KCl KNO3 और NH4Cl इन गेलाटिन और अगर जेली, यही इसमें भरा हुआ रहता है, इसी को हम लोग साल्ट ब्रिज कहते हैं। अब इसका फंक्शन का बात देख लीजिए, वही फिगर मैंने जो वहाँ पे बनाया इसी को अच्छे तरीके से यहाँ पे इसी को अच्छे तरीके से यहाँ पे बना दिया गया है। देख सकते हैं एक बीकर ये है, इसमें ZnSO4 सॉल्यूशन लिया गया है, जिंक का इलेक्ट्रोड लिया गया है, इसमें CuSO4, इसमें जिंक का क्या लिया गया है। और ये किस टाइप का सेल होता है, जब भी साल्ट ब्रिज, ये आपका गैल्वेनिक सेल होता है। ठीक है, गैल्वेनिक आप लोग याद रखिए, GALVANIC होता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया जिससे करंट पास हो रहा है। ये आपका एनोड हो गया जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड हो गया जिसपे रिडक्शन होता है, मैंने बता दिया। ये आपका साल्ट ब्रिज यहाँ पे कनेक्ट है, KCl सॉल्यूशन इसके अंदर जो है फिल रहता है, जो कि दोनों को यहाँ पे क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका यूज भी देख लेते हैं, तभी हम लोगों को पता चलेगा। इसका सेल रिएक्शन, गैल्वेनिक सेल का जब भी पूछे सेल रिएक्शन इस टाइप से आप लोग लिखना है। जिंक जाएगा हमारा जिंक 2+ में, कॉपर 2+ जाएगा हमारा कॉपर में, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसका जो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, इसका सिंपल सा इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। Zn 2+ में डबल ये लाइन देना, उसके बाद नीचे में लिख दे रहा हूँ Cu 2+ से आपका जाएगा Cu। जब भी गैल्वेनिक सेल का सेल रिएक्शन बोले तो यही आपको लिखना है। ये भी हो सकता है आपको पूछ दिया जाए तो अच्छे तरीके से। इस फिगर यहाँ पे जो ये फिगर दिखाया गया है, इस फिगर से ही कितना क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बार बार इस फिगर को रखिएगा, किधर कौन सा चेंज हो रहा है इसको हमेशा याद रखिएगा।
फंक्शन यहाँ पे देख सकते हैं साल्ट ब्रिज का कुछ इस तरीके से फंक्शन दिया गया है। इट अलाउज फ्लो ऑफ आयन थ्रू इट, दस द सर्किट इज कंप्लीटेड। आयन का फ्लो कर देता है क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के हो जाते हैं आयन्स, तो जिसके कारण फ्लो हो जाता है और यह सर्किट को कंप्लीट कर देता है। कहता है इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अगर कहीं पे चार्ज कम हो जाता तो वहाँ पे उसका मेंटेन वो कर देता है, अगर नहीं होता तो वहाँ पे किसी तरीके का प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब सेल आपका वर्क करना बंद कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। कौन? साल्ट ब्रिज, क्योंकि उसमें क्या होता है KCl NH4Cl ये सारा का सारा होता है आयन्स के रूप में, 2 आयन होता है जो कि आपके जो भी इलेक्ट्रोड्स हैं उसके सॉल्यूशन से उसको वहाँ पे क्या करता है, बैलेंस आउट कर देता है। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। हिंदी में भी वही चीज़ लिखा गया है। लवन सेतु एक यू आकार की कांच की नली होती है, इसमें KCl KNO3 अगर अगर से बना हुआ गाढ़ा पेस्ट डाला हुआ होता है, बोल सकते हैं। यहाँ पे फिगर दिया गया, लवन सेतु के कार्य दिया गया, इससे होकर आयन बहता है जिससे परिपथ पूरा हो जाता है। ठीक है, मैंने सारा चीज़ बता दिया। यह विद्युतीय उदासीनता को भी बनाए रखता है। ठीक है, मतलब मेंटेन कर देता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसको जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स में लगभग ये चीज़ पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए। थोड़ा स्पीड चल रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से थोड़ा चाहें तो स्पीड को कम कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे दिया हुआ रहता है, ये सारा चीज़ आप लोगों को पता ही, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लैम्डा m0 यहाँ पे NaCl HCl CH3 COO Na का यहाँ पे दिया गया है 126.4 NaCl का दिया है, 425.9 HCl का दिया है, 91.0 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल किसका दिया है, ये सोडियम एसीटेट का रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट लैम्डा m0 फॉर इसके लिए CH3COO Na के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग जानते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे आपका जो CH3COO Na यहाँ पे H हो जाएगा। ठीक है, Na के जगह H हो जाएगा, इसीलिए अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, CH3COO H के लिए निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका दिया गया है। तो लैम्डा CH3COO H का जब हम लोग डिसोसिएशन करेंगे तो CH3COO माइनस में और H प्लस में आएगा। अब H प्लस जो है कहाँ से आ रहा है, तो HCl से हमको देखने को मिल रहा है, मतलब H प्लस से और Cl माइनस से, ये दोनों को जब मिला दें तो यहीं से हमारा जो है H प्लस भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये H प्लस है। ठीक है, Cl माइनस अलग कर दिया। CH3COO माइनस में यहाँ पे जो है ये कहाँ से आएगा, तो CH3COO माइनस जो हमारा CH3COO Na है यहाँ से आएगा। तो कुछ इस तरीके से CH3COO Na प्लस और आपका कुछ इस तरीके से NaCl भी साथ में है, तो इसको भी हम लोग तोड़ेंगे। तो हमारा जो H प्लस A वाला है वो हमारा HCl से आया, इसके जगह पे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कहाँ से आया, ये भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, लैम्डा m HCl से आपका H प्लस आया है और CH3COO Na से आपका CH3COO माइनस आया। जो भी बचा है उसको हम लोग साइड में रख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ से चाहिए CH3COO माइनस और H प्लस चाहिए, ये हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो NaCl यहाँ पे इसको माइनस कर दिए। अब यहाँ पे HCl का वैल्यू हमारा कितना है 425.9, ऐड करेंगे हम लोग इसमें किसको, हाँ ये CH3COO Na वाला, तो 91.0 यहाँ पे आ जाएगा और माइनस करेंगे 126.4 और लास्ट में आपका जो है कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 390.55। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को करना है। थोड़ा यहाँ पे इसका आंसर में थोड़ा सटा के दे दिया है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन आप लोग इसको खुद से जब कीजिएगा, ठीक है, तो उस हिसाब से ये आपका कोहलार्स लॉ से है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, वहाँ से आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आज का देखेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है 27 नंबर। बोला गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोलिक एसिड इज इतना साइमन सेंटीमीटर पर मोल, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ, अब यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। गिवन यहाँ पे लेमडा H0 आपका दिया है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड लेमडा जो नोट दिया है HCOO माइनस का वो इतना दिया गया है। तो जो भी चीज़ यहाँ पे दिया है इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से लिख लिया, ये हिंदी में भी दिया गया। तो लेमडा H, अब ये दोनों को अगर जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, HCOOH बनेगा। तो दोनों को यहाँ पे ऐड किए तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है HCOOH का हमारा वैल्यू आ गया 404.25। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, उसका कुछ इस तरीके से जो है फॉर्मूला होता है, लेमडा M होता है, लेमडा M नोट होता है। तो अभी हम लोगों ने लेमडा M नोट निकाले, ठीक है, और लेमडा M आपका क्वेश्चन में दिया गया जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से
ये जो है आपका कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका जो है अल्फ़ा जब निकालेंगे तो 46.1 अपॉन में 404.2 11.4% आ जाएगा। और जब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगा हुआ रहता है। तो इस हिसाब से आपका C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे इसको जब वैल्यू करेंगे तो कुछ इस तरीके से 3.67 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो थोड़ा में भी हो सकता है स्पीड रहा हो, लेकिन इन सभी को आप लोग देखिएगा अच्छे तरीके से, और जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा, उसमें फिर से कोशिश करूँगा और इस बार अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे। और कोशिश कीजिए कि खुद से यहाँ पे जो भी आपने पढ़ा है उस हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसको हम लोग जल्द ही यहाँ पे लाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बहुत ही जल्द हम लोग 3000 फैमिली बेसिकली बोल सकते हैं, ठीक है, बन जाएंगे। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।